आप लोग जानते हैं, जब मैंने सोचा कि मैं कोचिंग शुरू करूंगा तो सबसे ज्यादा डर मुझे इसी बात का था कि मैं अल्टीमेटली कंप्यूटर को संभाल पाऊंगा कि वो मुझे संभालेगा। टू सम एक्सटेंट वी बोथ आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। कहीं कहीं मैं कंप्यूटर के साथ कुछ बुरा करता हूँ, कभी कभी वो भी मेरे साथ कुछ बुरा कर देता है। हम एक दूसरे के साथ अच्छा भी निभा रहे हैं, लेकिन चीजें चल जा रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा जी साहब, चलिए आईपीसी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। सो वी हैव डिस्कस्ड टिल द पॉइंट दैट to constitute a crime, certain elements must be fulfilled, certain requirements that has to be fulfilled. That is called element of crime, and element of crime that you have studied about, there must be a human being. The human being, and later on we found that there must be physical act of that human being, means actus reus. And then there is a mens rea, means there is a internal element. And in order to complete the crime, there is a common law doctrine, actus non facitria nisi mensitria. We have discussed yesterday. Now, after this, we found that mensaria की stages हैं. There are certain stages of the mensaria. और आपने कहा कि इस mensaria की stages ये हैं कि mensaria की stages में आपने कहा कि gravest form of mensaria is intention. फिर आपने कहा कि moderate और lesser graver form of mensaria is क्या कहेंगे उसको, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रेकलेसनेस, रेकलेसनेस और लास्ट वाला नेग्लिजेंस, है ना। तो आपने कहा कि साहब ये चीजें हैं जो हम डिस्कस करते हैं कि एक्टस रियस और मेंसरिया के बारे में बात हो गई। तो हमने एलिमेंट्स ऑफ मेंसरिया भी देख लिया, मेंसरिया की जो फॉर्म्स हैं वो भी देख लिए, और कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स भी देखे उससे कनेक्टेड। अगला पॉइंट लिखिए, दो एलिमेंट हो गए, तीसरा एलिमेंट मुझे लगता है कि हम आज डिस्कस करेंगे। दो एलिमेंट हो गए ना जी, we have discussed two elements, if I'm correct, two elements we have discussed। आज हम थर्ड बात करेंगे। तो लिखिए, the actus reus and mens rea, they must coexist and concurrent with each other। the actus reus and mens rea, they must coexist and concurrent with each other। coexist and concurrent, the actus reus and mens rea, they must be coexist and concurrent with each other। they must be coexist and concurrent with each other। यहां तक तो हुआ, लिखा आपने। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एलिमेंट बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, प्रीलिम्स में बहुत बार आया है। इसका मतलब पहले समझ लो, फिर हम लोग बात करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जब कोई ऑफेंस तुमने किया, तो ऑफेंस करते समय जैसे मान लो कि गोली चला दी मैंने, तो गोली चलाते समय जो फिजिकल एक्ट है जिसमें कि आदमी की वो डेथ हुई है, उस समय मेरा मेंसरिया भी उसे मारने का होना चाहिए। इंटेंशन, नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, जो कुछ भी है वो होना चाहिए उसी समय। को एग्जिस्ट एंड कॉन्करेंट। लेट मी एक्सप्लेन इट विद अ सिंपल एग्जांपल। सपोज आई एम ड्राइविंग a car and suddenly X came, just jumped before my car. Before I could apply the brake, X died। तो अब मुझे डर लगा, आई एम इन रियली बैड सिचुएशन, बड़ा खराब मेस क्रिएट कर दिया है मैंने, मुझे बड़ा दुख भी है। बट व्हेन आई लुक्ड एट द फेस ऑफ द डिसीज्ड, आई फाउंड दैट actually somehow I have killed a person whom I always wanted to kill। he was my old enemy। मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को ही मार डाला।
ये देख करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। अब हमेशा से मारना चाहते थे और मार भी दिया, आप बहुत खुश हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऑफेंस होगा। जवाब ये है कि नहीं, ऑफेंस नहीं हो पाएगा। उसका रीजन है कि एक्टस रियस और मेंसरिया हैं तो दोनों, लेकिन को एग्जिस्ट और कंकरेंट नहीं है। जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं मारना नहीं चाहता था, और जब वो मर गया, जब मैं खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ मैंने इसको मार दिया, उस समय मैंने मारा नहीं। खुश तो मैं बाद में हो रहा था ना, एक्सीडेंट के समय तो नहीं खुश हो रहा था। एक्सीडेंट के समय तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन यही ऑफेंस मर्डर हो जाता अगर मुझे पता चल जाता, अच्छा बेटा एक्स तुम हो। अच्छा, बचपन में हमको कहते थे कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम गधे हो। अब देखो हम कार लिए, आज तुमको बताते कौन गधा है। लो, ऐसे में ऑफेंस हो जाएगा। इंटेंशन वॉज देयर एंड यू फुलफिल्ड योर इंटेंशन बाय योर फिजिकल कंडक्ट। तो actus reus and mensaria both are coexisting and concurrent at the same time। यहां तक बात समझ में आई हो तो हम लोग आगे बात करें थोड़ा सा। In this regard, there has been a case, not a single case, but more than one cases। एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है हमारे सामने। आप लोग बड़े सन्नाटे में है, क्या हो गया पीयूष, आयुषी, मालविका, क्या हो गया है भाई? ऐसा मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम बड़े सन्नाटे में हो सब? ठीक है, तब ठीक है। अब देखो ऐसा है कि चक्कर ये है कि ओके फाइन, इशू ये है कि हाई कोर्ट्स के सामने कुछ केसेस आए हैं, एंड दोज केसेस आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केसेस। और आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी में पूछा जाता है। और दिक्कत यह है कि यूपी का कमीशन भी अलग अलग आंसर देता है। यूपी का कमीशन ने अलग अलग कमीशन, अलग अलग आंसर। बहरहाल हमें अभी कमीशन से मतलब नहीं, मैं आपके सामने सिचुएशन रखूंगा। सपोज देयर इज अ सिचुएशन, सपोज a husband is really angry with his wife। एक पति अपनी पत्नी से अत्यंत क्रोधित हो जाता है, ठीक। एंड इन द शियर एंगर ही वांटेड टू किल हिज वाइफ। अपनी पत्नी को मारना चाहता है। इन ऑर्डर टू किल हिज वाइफ व्हाट ही डिड, ही गेव सर्टेन ब्लोज टू हिज वाइफ। 5-6 घूंसे दे दिए उसने, एंड वाइफ फेंटेड। वाइफ लॉस्ट हर कॉन्शियस, वाइफ बिकेम अनकॉन्शियस, गिर गई और बेहोश हो गई। नाउ हस्बैंड रियलाइज दैट ओ he has committed murder of his wife। Husband thought that he has murdered his wife। उसको लगा उसने अपनी पत्नी को मार डाला। Now in order to remove the evidences of his act or his crime, what he did, he threw the body of his wife into nearby river। जब उठा के लेके गया, पानी में फेंक दिया। Then wife died due to drowning। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि डूबने से मौत हो गई। डूबने से मौत हो गई। क्वेश्चन ये है कि वेदर द हस्बैंड हैज कमिटेड मर्डर और नॉट। क्वेश्चन इज वेदर द हस्बैंड हैज कमिटेड मर्डर और नॉट। तो आपके अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग ओपिनियन है, और ये अलग अलग एग्जाम्स के ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। I am taking this example, and the similar examples have taken place before different high courts। ये बहुत पुराने एग्जाम्पल हैं और अलग अलग हाई कोर्ट्स के सामने ऐसे केसेस आए हैं। कुछ में क्या हुआ, जैसे इसी से एक मिलता जुलता केस था कि वाइफ बिकेम अनकॉन्शियस ड्यू टू बीटिंग ऑफ द वाइफ, ड्यू टू बीटिंग ऑफ द हस्बैंड, एंड लेटर ऑन हस्बैंड बिलीव दैट द वाइफ has died, and in order to create a scene of suicide, what he did that he uh, क्या कहते हैं उसको, ही हैंग द नेक ऑफ द वाइफ।
उसने ऐसा सीन क्रिएट करने की कोशिश की कि पत्नी ने सुसाइड कर लिया और उसके गले में रस्सी वस्सी बांध के लटका दिया उसको। पहले नहीं मरी थी, बाद में मर गई। अब सवाल ये है कि क्या ये मर्डर है या नहीं है। हाई कोर्ट्स का हाई कोर्ट्स का ओपिनियन इसमें अलग अलग है। आयुष्य अभी हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ सिचुएशंस बता रहा हूँ। हमारा दिमाग चल जरूर रहा है लेकिन मुश्किल है। अब बस रुको प्रियंका, बस यही आंसर मैं सुनना चाहता जो तुमने अभी दिया है, दैट इज द करेक्ट आंसर। मर्डर हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग का मसला है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मर्डर के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तो एक्टस रियस और दूसरा मेंस रिया। और मैंने आपसे कहा कि एक्टस रियस और मेंस रिया ये दोनों क्या होने चाहिए, कंकरेंट होने चाहिए, को एग्जिस्टेंट होने चाहिए। कंकरेंट और को एग्जिस्टेंट का मतलब होता है दोनों एक साथ एक समय पर होने चाहिए। जिस समय वह कार्य किया जा रहा था जिसकी वजह से मृत्यु हुई, उसी समय मारने का इरादा भी होना चाहिए। अभी जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लीजिए दोनों ही एग्जाम्पल की बात मैं करता हूँ। हस्बैंड वांटेड टू किल द वाइफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, बहुत ध्यान से समझिएगा। हस्बैंड वांटेड टू किल हिज वाइफ इन द रेज, इन द एंगर। तो जब मारना चाहते थे उस समय क्या था, मेंसरिया था कि नहीं था, इंटेंशन था कि नहीं था, मुझे ये बताओ। इंटेंशन लेके गए और दौड़े गए, वाइफ को पीटने लगे, वाइफ को पीटने लगे घूंसों से। मेंसरिया था। अगर इस तरीके से मारने से वाइफ मर जाती तो मर्डर हो जाता कि नहीं हो जाता, डेफिनेटली मर्डर हो जाता, हो जाता, क्योंकि आपने बहुत बुरी तरह मारा, मर्सिलेसली यू बीट योर वाइफ एंड ही डाइड एंड शी डाइड। तो ऐसे में क्या होगा कि दिस इज डेफिनेटली मर्डर। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि आपका मेंसरिया तो था लेकिन एक्टस रेस हो ही नहीं पाया, क्योंकि एक्टस रेस का मैंने मतलब आपको क्या बताया था, मैंने एक्टस रेस का मतलब आपको ये बताया था कि एक्टस रेस इंक्लूड्स द फिजिकल एक्ट एंड द रिजल्ट ऑफ सच फिजिकल एक्ट। तो रिजल्ट तो डेथ होनी चाहिए ना, तो डेथ तो नहीं हुई। क्या हुआ, अनकॉन्शियस हो गई। क्या हुआ, लेडी अनकॉन्शियस हो गई। तो मौत तो नहीं हुई ना, मौत तो नहीं हुई। इसका मतलब है कि पहले केस में जब मार रहा था तो मेंसरिया था पर एक्टस रियस नहीं। समझ में आ रही बात ना, मेंसरिया था, मारने का इरादा था, पर एक्टस रियस नहीं, रिजल्ट नहीं मिला। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर उसी समय मर जाती तो एक्टस रियस मेंसरिया दोनों एक साथ होते और क्या हो जाता, दिस वाज मर्डर। लेकिन मार रहे हैं, मरी ही नहीं। तो मारने का इरादा था, यानी कि मेंसरिया था, एक्टस रियस मिसिंग था उस टाइम। अब इस स्टेप को छोड़ दो, यहीं पर स्टेप को यहीं छोड़ देना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा स्टेप आप, दूसरा स्टेप, व्हेन द वाइफ बिकेम अनकॉन्शियस, व्हेन द वाइफ बिकेम अनकॉन्शियस, जब वो अनकॉन्शियस हो गई तो हस्बैंड ने क्या समझा कि मर गई। तो जब उसने ये समझा कि मर गई तो वहीं से मारने का इरादा भी खत्म हो गया, क्योंकि किसी मरे हुए आदमी को तो मारने का इरादा नहीं हो सकता है ना। अजीब आदमी है, किसी मरे हुए आदमी को मारने का इरादा हो सकता है। तुम मान लो मुझसे बहुत नाराज हो, प्रियंका मान लो मुझे मारना चाहती है, बहुत गुस्से में है, लेकिन उन्हें पता चला रोहित सर को तो आज ही मर गए, हार्ट अटैक हो गया, तो अब मारने का इरादा तो खत्म हो जाएगा ना। बल्कि प्रियंका सोचेगी अरे नहीं, आदमी तो ठीक है, काहे को मारना है, चलो हटाओ। तो मरे हुए आदमी को तो नहीं मारना चाहोगे ना। इसका मतलब है कि व्हेन द हस्बैंड थॉट दैट द वाइफ इज एक्चुअली डेड, मेंसरिया इज नाउ मिसिंग। अब मेंसरिया नहीं हो सकती है क्योंकि वो तो यही समझ रहा है कि वो डेड बॉडी है। और दिक्कत क्या हुई कि ले जाके पानी में फेंक दिया या लटका दिया गले में रस्सी से, लेकिन बिलीव क्या कर रहा है कि मर चुकी है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब तुमने फेंक दिया तो मर गई, या जब तुमने लटका दिया तो मर गई सफोकेशन से। तो यहां पर एक्टस रियस हो गया कंप्लीट, लेकिन मेंसरिया नहीं है। लेकिन मेंसरिया नहीं, दो स्टेप में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सब मिला दोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मिलाना नहीं सब कुछ। दो स्टेप की बात है। पहले स्टेप में जब मारने गया इरादे से तो मारा नहीं, यानी कि मेंसरिया वॉज देयर बट एक्टस रियस वॉज मिसिंग।
सेकेंड स्टेप में जब मार दिया तो इरादा नहीं था, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि मैं डेड बॉडी को पानी में फेंक रहा हूँ, वो ये समझ रहा है कि मैं डेड बॉडी को फांसी पे लटका रहा हूँ। आई एम हैंगिंग अ डेड बॉडी। सच सच बताइए, किसी समझ में नहीं आया? क्लियर हो गया? रुक जाओ। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ऑफेंस। देखो, ये मर्डर तो नहीं हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन क्या हुआ है कि कुछ केसेस में जैसे एक हाई कोर्ट का इसमें ओपिनियन उनका गलत भी था, उन्होंने इसको मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि साहब ये जो है शेयर नेग्लिजेंस है, तो शेयर नेग्लिजेंस को हम इंटेंशन मान लेते हैं, बात खत्म हो गई। जो चेक नहीं किए ना कि जिंदा है कि मर गई, वो उसको मैं शेयर नेग्लिजेंस मानूंगा और इसको मैं इंटेंशन मान लूंगा, नहीं तो वो जजमेंट सही नहीं था। अब इसमें एक व्यक्ति बहुत सारी चीजों के लिए जो है पनिशेबल हो सकता है, जैसे अटेम्प्ट टू कॉजिंग डेथ, मारने के इरादे से ही तो गए थे, तो अटेम्प्ट हो सकता है। फिर कॉजिंग ग्रीवस हर्ट, डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस, ये सारी चीजें लग जाएंगी, 10 सेक्शन लगेंगे, और पनिशमेंट हो सकता है ज्यादा मिल जाए, लेकिन मर्डर का ऑफेंस यहाँ पर नहीं बन पाएगा। ज्यादा चांसेस किसके होते हैं? डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस के हो सकते हैं, या ग्रीवस हर्ट का हो सकता है। इनमें से अगर कोई ऑप्शन देता है तो ज्यादा ठीक होगा, पर मर्डर का ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं। क्लियर है सब कुछ? चलो, तो आपने लिखा द एक्टस रियस एंड मेंसरिया मस्ट बी concurrent and coexistent at same time। हो गया? हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? हम लोगों ने देखा फिजिकल एक्ट हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, फिजिकल एक्ट उसका, मेंटल एक्ट हो गया, और एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया का केस देख लिया, मेंसरिया के अलग अलग स्टेजेस देख लिए। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब है, बहुत सीरियसली देख लियो बाहुबली, इतना सीरियस देखने की जरूरत थी नहीं वैसे। चलो अच्छी बात है, तुम्हारा लीगल ब्रेन काम कर रहा है। देखिए यही होता है, बाहुबली भी देखिए तो लॉ के एंगल से सोचिए। वेरी गुड, अच्छा है। इनका कहना है बाहुबली को कटप्पा पहले मार डालता है, फिर बाद में भल्लाल देव आके उसको दोबारा मार देता है, तो इसमें मर्डर होगा कि नहीं होगा? अच्छा है कि दो चार और नहीं आए, नहीं तो आप आईपीसी को और मुश्किल कर देते हैं। नहीं नहीं, इसमें नाराज होने की और कोई बात नहीं है। अलग अलग लोगों के अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। अब मैं तो उस सिचुएशन को नहीं जानता हूँ, क्योंकि इतना सीरियसली मैंने उस सीन को बड़े ध्यान से नहीं देखा है। बात यह है कि अगर तुम थोड़ा सा पढ़े हो, फिर भी तुम इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हो। ये 34 में जाएगा क्या? नहीं नहीं प्रियंका, प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं। नहीं, तब भी मारता है ना, तो वो ये मर्डर नहीं होता है। दिस इज नॉट मर्डर, दिस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट डेड बॉडी। बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस है, डेड बॉडी के। वो अभी जैसे ये बात मैंने बताई भी है, जो लोग क्लासेस में रहे हैं तो मैंने उन्हें बताया हुआ है कि जैसे किसी डेड बॉडी के साथ रेप करना, तो रेप नहीं होगा, वो डेड बॉडी को वायलेट करना होता है। समझ में आ गई बात? वो एक बिल्कुल सेपरेट ऑफेंस है। नहीं नहीं, रुक जाइए, आपने गलत समय पे एक गलत क्वेश्चन पूछ लिया, पर चलिए इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ।
आप अपने बैरक में निकालिएगा सभी लोग। क्वेश्चन गलत समय पे आपने पूछ लिया, अभी बताने का इरादा नहीं था मेरा। वो ऑफेंस ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जो डेड बॉडी के साथ जब आप ऐसा कुछ करते हैं, चाहे उसको मारते हैं या खराब कर देते हैं, रेप करने की कोशिश करते हैं, तो सेक्शन 297 जरा ओपन कीजिएगा अपने बैरक में सभी लोग। 297 ये कई जगहों पर यूज होगा। 297 वहां भी यूज होगा जहां डेड बॉडी के आपने टुकड़े कर दिए, मालूम है कि डेड बॉडी है, मर चुका है, पर एक साहब, क्योंकि आपने पिक्चर के बारे में बात की, तो मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ गया जिसमें कि वो कहता है कि अमरीश नहीं, ओमपुरी शाह साहब नहीं, नसीरुद्दीन शाह साहब रहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए इतना तड़पा हूं कि अब तो तुम्हें मार करके भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। अजीब ही हालत है। तो मतलब मर गया तो भी चैन नहीं, तो भी जाके उसके हाथ पैर काट दिए। तो भाई वो कौन सा ऑफेंस होगा? वो 297 में ऑफेंस हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी जो मर चुकी है उसके अगेंस्ट किया गया ऑफेंस। 297 जरा ओपन करके देख लीजिए। Someone believed that the lady is still alive and raped her. Later on, it was found that the lady had already died. डेड बॉडी के साथ रेप करने किया। कहां पर ऑफेंस होगा? सेक्शन 297 में होगा। इसको कहते हैं इंडिग्निटी ऑफ द कॉर्प्स। देखिए सभी लोग, आप लोग पुराना बेर एक्ट जो आपके पास होगा, सेक्शन 297 देखिए, देखा? लिखा होगा इंडिग्निटी ऑफ कॉर्प्स। अगर लिखा है तो बात खत्म हो गई। चलिए, तो ये काम खत्म हुआ हमारा। अच्छा, तो हमने देखा कि एक्टस रियस एंड मेंसरिया दे बोथ मस्ट बी कंकरेंट एंड को एग्जिस्टेंट। तो इसमें आप एग्जाम्पल यही लिख लेंगे कि जो अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि हस्बैंड वांटेड टू किल हिज वाइफ एंड इन ऑर्डर टू किल ही मर्सिलेसली बीट्स हिज वाइफ, वाइफ बिकेम अनकॉन्शियस, husband threw the body believing that the wife is already dead in a river. However, the wife was still alive and she died due to sinking. तो ये सिचुएशन हो गई कि पति ने पत्नी को बुरी तरह मारा, मारने के इरादे से मारा, मृत्यु कारित करने के इरादे से। पत्नी बेहोश हो गई, पति को लगा कि पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उठा करके इसको पानी में डाल दिया। पत्नी जीवित थी किंतु पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। अब सवाल यह है कि ये कौन सा ऑफेंस होगा? तो यह एक एग्जाम्पल है मेंसरिया और एक्टस रेस के कंकरेंस का, कोएग्जिस्टेंट का। जिस समय इरादा था मारने का, उस समय एक्टस रेस नहीं हो पाया, पूरा मार नहीं पाया। और जब मार डाला, यानी कि डूबने से मरी, उस समय इरादा नहीं था। फेंकते समय इरादा ये नहीं था कि मारेंगे। फेंकते समय क्या इरादा था? कि हमको कोई पकड़ ना पाए, हम तो डेड बॉडी को फेंक रहे हैं। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आगे देखेंगे हम लोग, थर्ड पॉइंट देखेंगे। कंकरेंट कोएग्जिस्टेंस हो गया ना। और एक और लिखिए, द एक्ट ऑफ द ऑफेंडर, द एक्ट ऑफ द ऑफेंडर must be the direct cause of the harm. The act of offender, yeah, accused, the act of offender must be the direct cause of the harm. Must be the direct cause of the harm. Must be direct cause of the harm. इसका मतलब क्या हुआ? देयर मस्ट बी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज और इफेक्ट का सीधा सीधा रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई ओपन फायर ऑन एक्स, मैंने एक्स के ऊपर गोली चला दी। द बुलेट हिट्स ऑन द एल्बो ऑफ द एक्स, उसके एल्बो पर बुलेट लग गई और जल्दी ही एक्स मर गया तुरंत 10 मिनट बाद।
I was charged for the offense of murder, but after the post-mortem report, it was revealed that X was administered slow poison for a very long period of time. The real cause of the death was not the bullet injury, rather it was the slow poisoning. Now, in this very case, I am charged for the offense of murder. लेकिन क्या मेरे कार्य से मर्डर हुआ था? Whether my cause is responsible for the effect of which has been ensued or occurred. क्या मेरा यह कार्य गोली चलाने का इससे मृत्यु हुई है? बताओ जल्दी से. पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज सेइंग नो, द रियल कॉज ऑफ डेथ इज स्लो पॉइजनिंग. समवन वाज गिविंग द स्लो पॉइजन टू एक्स. ऐसे में क्या होगा? शुड आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर दो आई हैव ओपन्ड फायर? नो. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मन में आता होगा तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल किस बात का होऊंगा? क्यों बार बार मन में ये बात आती है? यही तो गड़बड़ है. हम किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे अभी आप ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी आप ऑफेंसेस को पढ़े नहीं है. बाद में पढ़ेंगे तो आप बता पाएंगे. हो सकता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अटेम्प्ट टू मर्डर का. हो सकता है मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊं कॉजिंग ऑफ ग्रीवस हर्ट का. बहुत सारे सेक्शंस मेरे ऊपर लग सकते हैं ना. तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे गुस्सा आ जाएगा. बोलो जल्दी से. यस. अजीब हालत है. हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्राइम. there must be the act must be the direct cause of harm. The act must be direct cause of harm. लिख पा रहे हो ना? वो चली गई क्या? क्या नाम है उसका? जो क्या नाम था उसका? अब है कहाँ गई? वो चली गई क्या? चली गई हमको लगता है. हम्म, अरे मैं नाम भूल जाता हूँ यार. सुरभि. सुरभि. बहुत पुराना. हाँ, बहुत पुराना जो है DD1 पर सीरियल आया करता था, दिल्ली दूरदर्शन पर. आप लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा. अच्छा तुम हो, तो तुमको समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कि जो कार्य है वह कॉन्सिक्वेंस यानी कि जो इफेक्ट है उसका सीधा संबंध होना चाहिए. कार्य और उसके जो परिणाम है उनके बीच में सीधा संबंध होना चाहिए. ये भी क्राइम के लिए आवश्यक है. कार्य और उसके परिणाम के बीच में सीधा संबंध. अगर वो संबंध नहीं मिला तो इसका मतलब ऑफेंस नहीं हुआ. सुरभि मतलब बताओ, बता पाओगी? सुरभि का मतलब क्या होता है बताओ. जल्दी बता. सुरभि मतलब क्या होता है? अच्छा, ये तो अच्छा है. मुझे नहीं मालूम था, मैं सच बता रहा हूँ. हाँ, कम से कम अपने नाम का मतलब तो पता ही होना चाहिए. अच्छा, लेकिन नाम बड़ा अच्छा, सौरभ. चलिए भाई, अब यहाँ तक तो हमने देख लिया. एक आध और है यार. एक आध और एलिमेंट लिखा होगा मैंने, जरा बताओ तो. कुछ बाकी तो नहीं है? बोलो जल्दी से, कोई बाकी तो नहीं है? एक आध और लिखा होगा. जल्दी बता यार, कुछ बाकी तो नहीं है? नहीं बाकी है तो आगे बढ़ जाएंगे. कुछ बाकी है तो बताओ. शायद दो बाकी होंगे. इंजरी एंड पनिशमेंट. यस, बिल्कुल अभी. इंजरी एंड पनिशमेंट. तो पहले तो लिखो पनिशमेंट के बारे में. यस, सबसे पहले लिखो पनिशमेंट के बारे में. पनिशमेंट लिखो कि पनिशमेंट में लिखो जरा. पनिशमेंट का मतलब है कि देखो, इन ऑर्डर टू बिकम अ क्राइम, नहीं शिवम, अभी ये बहुत अर्ली क्वेश्चन पूछ रहे हो. अच्छा, इसको छोड़ दो. अभी तुम कंफ्यूज ज्यादा कर जाओगे, क्योंकि हम
शायद मैं तुम्हें तो समझा दूं, लेकिन मेरी क्लास में बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो मैं अभी तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, तुम अलग से पूछ लेना। ये मर्डर के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, और या कल्पिबल होमिसाइड के हो सकते हैं। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने 300 पूरा नहीं पढ़ा है। जब पढ़ा दूंगा तो ये सारे क्वेश्चन उस समय पूछ लेना। चलो अब वापिस आओ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि पनिशमेंट की। तो आप ध्यान से सुनिए। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, इट मस्ट बी मेड पनिशेबल इन द रिलेवेंट स्टैट्यूट। समझ में आ गई बात? किसी भी एक्ट को या ओमिशन को अगर तुम्हें ऑफेंस डिक्लेयर करना है, तुम्हें का मतलब स्टेट को ऑफेंस डिक्लेयर करना है, तो उसे स्पेसिफिकली एज एन ऑफेंस डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसकी पनिशमेंट भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। आप आर्टिकल 20 में चले जाइएगा, उसमें लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी charged for an offense unless that particular act is declared as an offense, and he shall not be penalized for the punishment which is prescribed, which is more than the prescribed in a particular statute। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं डिक्लेयर किया जाएगा जब तक कि अपराध किसी संहिता में लिखा ना हो कि ये पर्टिकुलर एक्ट अपराध है, और अगर अपराध है तो उसकी जो पनिशमेंट होगी उस पनिशमेंट से ज्यादा पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। पनिशमेंट ऑलवेज नीड नॉट टू बी इनकार्सरेशन इन द फॉर्म ऑफ इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन का मतलब होता है कारावास। तो आवश्यक नहीं है कि हमेशा पनिशमेंट का मतलब कारावास से नहीं होता है। समटाइम्स मनी इज ऑल्सो अ पनिशमेंट, मॉनेटरी पनिशमेंट इज ऑल्सो अ पनिशमेंट। ठीक है। और अब तो नई आईपीसी आ गई है। नई आईपीसी का मतलब है जो न्याय अधिनियम जो है आपका, ये तो भारतीय न्याय संहिता, इसमें तो और भी कुछ पनिशमेंट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। जैसे आपने कहा कि रिफॉर्मेटिव थियरी के बेसिस पर कुछ कम्युनिटी सर्विस को भी एज अ पनिशमेंट ट्रीट किया गया है। बाद में इसको पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है ना सबको? तो ये हो गया पनिशमेंट का सीन। पनिशमेंट के बाद अगला देखिए, पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्राइम। उसके बाद अगला लिख लीजिए। अगला देखिए, तो हम लोगों ने बात की थी, अभी आप ही में इसको बता रहा था, इंजरी। यस, इंजरी। लुक, इंजरी इज नॉट एन ऑलवेज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द क्राइम। इंजरी हर मामले में क्राइम का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। जैसे a number of offenses which are preliminary in nature, for those offenses injury is not required. Injury is not sine qua non for in certain offenses. For example, attempt, मैंने मारने का प्रयास किया, रिजल्ट आया ही नहीं क्योंकि बच गया, उस समय वहां था ही नहीं, या गोली उसके कान के बगल से निकल गई, मेरा निशाना खराब था, इंजरी नहीं हुई, बट अटेम्प्ट हो गया, और अटेम्प्ट अपने आप में एक ऑफेंस है। तो इंजरी हर केस में होना जरूरी नहीं है, बट जनरली इंजरी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया ना? हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहां तक तो क्लियर हो गया ना? अच्छा जी, अब आइए, हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम तो पढ़ लिए। अब अगली हेडिंग डालिए, इज मोटिव एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। इज मोटिव एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। इज मोटिव एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। क्या मोटिव एसेंशियल एलिमेंट है क्या क्राइम का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम समझेंगे कि मोटिव है क्या, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंटेंशन।
क्या मोटिव मेंसरिया का पार्ट हो सकता है क्या? देखो, जो मोटिव होता है ना, अच्छा इंटेंशन क्या होता है ये सबको क्लियर है ना? इंटेंशन में तो दो ही एलिमेंट हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? बोलो मालविका। इंटेंशन के दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कल ही की क्लास में बताया मैंने, जल्दी बताओ। हाँ, और वेरी गुड, रीजनेबल फोरसाइट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस एंड डिजायर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। चलिए, इसका मतलब इंटेंशन हमें बड़ा क्लियर है। मैंने ये पेन उठाई और पेन से मान लीजिए कि आयुषी को मारने की कोशिश की, बहुत गुस्से में हूं आयुषी पर, और ये पेन से ही मारना चाहता हूं आयुषी को। इंटेंशन नहीं है, क्योंकि चांसेस ही नहीं है कभी आयुषी को इस पेन से कुछ हो जाए, नहीं है इसकी चांस 1% भी। तो इंटेंशन नहीं है, क्योंकि डिजायर हो सकता है बट रीजनेबल फोरसाइट नहीं। रुक जाओ। सो फार एज मोटिव इज कंसर्न, इट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। मोटिव क्या करता है? मोटिव इंटेंशन के बेस को बताता है। इंटेंशन कुछ साइंटिफिक है, इंटेंशन कुछ ऑब्जेक्टिव है, मोटिव प्योरली सब्जेक्टिव है। मोटिव इज द कॉज ऑफ द इंटेंशन। मोटिव इज द कॉज ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? जैसे मान लीजिए गन निकाला, हम और आप सभी लोग देख रहे हैं। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन को, हम लोग सभी लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं या चाय पी रहे हैं रोड पर। अचानक मिस्टर एक्स आते हैं, गन निकालते हैं, वाई के सर पर लगाते हैं और गोली चला देते हैं। एक्स कॉज डेथ ऑफ वाई बाय शूटिंग हिम फ्रॉम पॉइंट ब्लैंक रेंज। एक्स ने वाई की मृत्यु कर दी, बिल्कुल पास से गोली मार करके वाई की हत्या कर दी। इंटेंशन है कि नहीं ये बताओ, सब लोग बताओ जल्दी से, इंटेंशन है कि नहीं है? हम सभी ये कहेंगे कि हाँ इंटेंशन है, यस इंटेंशन है। क्यों? डिजायर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस एंड रीजनेबल फोरसाइट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। भाई क्या पागल तो थे नहीं कि पहुंचे और गोली लगा के गोली मार दिए? रीजनेबल फोरसाइट दिख रहा है ना, सर पे गोली चलाओगे मर ही जाएगा, और डिजायर था क्यों, गुस्से में गए थे गोली चला दी। ठीक बात है, इंटेंशन सबने देख लिया। लेकिन अब जानते हो, इस इंटेंशन से हम सेटिस्फाई कभी नहीं होते हैं, क्योंकि तो हमें पता है ना हम किससे सेटिस्फाई होते हैं, जानते हो? गॉसिप कहां से शुरू होता है? मोटिव से। अब आप बगल वाले पान वाले से पूछेंगे, चाय वाले से, काहे मार दिया भैया, एक्स ने काहे को वाई को मार दिया? ये गॉसिप ही मोटिव है, ये रीजन ही मोटिव है। अब पान वाला बताएगा, भैया पुराना दुश्मनी था, इनके बाप ने उनके बाप के बाप को पीटा था, तभी से चला रहा है। हीरा ठाकुर वाली दुश्मनी है, एक दूसरे को जहर देने का काम बहुत पहले से चला रहा है। ये हो सकता है, या और क्या हो सकता है? और भी कोई रीजन हो सकता है। रीजन हो सकता है कि एक्स बहुत दुष्ट आदमी थे, या वाई बहुत बदमाश आदमी थे। ही हैड डन सम वेरी बैड थिंग टू वाई, कुछ बड़ा खराब किया होगा उसके साथ, फैमिली में जाकर के कुछ किया होगा। या कई बार हम ऑनर के लिए भी ऐसा कर देते हैं। या हो सकता है एक्स एक सोशल सर्विस करते हो, अपने आप को सुपरमैन मानते हो सोसाइटी का, रेमबो, कि हम सोसाइटी में हो रहे गलत चीजों को सही करेंगे। तो वाई एक गलत थे, हर जगह गलत करते थे, करप्ट थे, इमोरल एक्टिविटीज में थे, सोसाइटी में लोगों को परेशान करते थे। एक्स ने कई बार मना किया था, वाई नहीं मान रहे थे, एक्स ने गोली मार दी। ये कोई भी रीजन हो सकता है ना, लेकिन इसका इंटेंशन से कोई संबंध है क्या? हाँ है, ये इंटेंशन के रीजन को बता रहा है। लेकिन कोर्ट में जब पहुंचोगे, तो कोर्ट में अगर मर्डर साबित करना होगा, तो क्या मोटिव से साबित करोगे?
नहीं, तुम्हें मर्डर साबित करना होगा, तुम्हें कहना होगा फिजिकल एक्ट एंड मेंटल एक्ट, मेंसरिया। तो फिजिकल एक्ट क्या, डेथ ऑफ द पर्सन, तो डेथ हो गई। और मेंटल एक्ट मारने का इरादा था, हाँ एक्सीडेंटली नहीं हुआ, इसका मतलब मारने का इरादा था। तो कोर्ट में क्या साबित करोगे, मर्डर के लिए क्या साबित करोगे, इंटेंशन साबित करोगे, मोटिव कभी साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मर्डर के केस में सिर्फ इंटेंशन ही देखा जाएगा। मर्डर के केस में इफ ए इंटेंट्स टू किल वाई, A intends to kill B and in order to that in that process he has killed, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मर्डर होगा। कहीं लिखा है क्या कहीं किसी बेर एक्ट में कि क्यों मारा था इस बेसिस पर मर्डर होगा, नहीं ना। और यहीं से जरा अब अंतर समझने की कोशिश करो, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनते रहेंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी इजी टू लर्न, अभी अपने आप ही याद हो जाएगा। तुमने पान वाले से पूछा क्यों मारा, और उसने कहा कि भैया ऐसा था कि उसकी बहन को बहुत परेशान करता था ये। अब आपके अंदर का भाई जग गया, आपने कहा ओहो बहुत ठीक किया, बहुत ठीक किया, मैं होता मैं भी मार देता। दूसरी सिचुएशन देखिए, आपने पूछा भाई क्यों मार दिया, पान वाले ने कहा भैया क्या बताएं बड़ा दुष्ट है ये, सबसे मारपीट करता रहता था, उस दिन इसने मना किया था कि मारपीट मत करो, उसी का बदला लेने के लिए उसी ने कहा था कि आज तुमको मार डाले, और सच्ची मार डाला। अब तुम क्या कहोगे, बड़ा गलत आदमी है यार, बताओ ऐसे मार्केट में मार डाला इसने। देख रहे हो रिएक्शन, एक तरफ तुम क्या कहते हो, अच्छा किया, दूसरी तरफ बुरा किया, भाई तुम्हारा ही रिएक्शन है ना। इसका मतलब इंटेंशन तो अच्छा बुरा नहीं हो सकता ना, इंटेंशन तो बस ये है कि रीजनेबल फोरसाइट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस एंड डिजायर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, मारना चाहते थे मार दिया, खत्म, इंटेंशन तो यहीं से खत्म हो जाएगा ना। बट मोटिव इज व्हाट, मोटिव में बी गुड और मोटिव में बी बैड, इज इट नॉट सो। अरे तुम लोग सुन रहे हो ना मेरी बात, कि मोटिव अच्छा भी हो सकता है और मोटिव तो बुरा भी हो सकता है, ये सारे डिफरेंसेस हैं। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, तुम लोगों को जल्दी तो नहीं है, 10 मिनट और थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, इस टॉपिक को खत्म कर देता हूँ, है ना, दिक्कत तो नहीं किसी को। वो चली गई होगी मुझे लगता है, क्या नाम है उसका, हाँ, वत्सला चली गई होगी। हाँ हाँ, पीयूष तुम जाओ, हाँ तुम्हारा तो अपना जॉब का सीन होगा। हाँ, अच्छा वत्सला है तू अभी, जब जाना होगा मेरे बच्चे चले जाना, है ना। बस रुको प्रियंका, इसी पर तो देखेंगे, इसी पर तो मैं देखूंगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, इसको समझने की कोशिश करो सभी लोग, जो आपको बिल्कुल लिखना है, अगर ये नहीं लिखोगे तो सब 0 नंबर हो जाएगा। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, जब अगर क्वेश्चन ये होगा, प्रियंका बहुत ध्यान सुनो, क्वेश्चन ये है कि वेदर एक्स कॉज डेथ ऑफ वाई और नॉट, वेदर एक्स किल्ड, वेदर एक्स कॉज्ड मर्डर ऑफ वाई और नॉट, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाएगा, एक्टस रियस और मेंसरिया, मेंसरिया का मतलब यहाँ पर इंटेंशन है। तो फिजिकल एक्ट सबने देख लिया, और मेंसरिया यानी कि इंटेंशन जो है वो देखा जाएगा, बात खत्म। मतलब एक्स ने वाई को मार डाला, एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंस ऑफ मर्डर, बस बात खत्म। अब ध्यान सुनिए, जब बात होगी कि क्या मर्डर किया है एक्स ने, तो जवाब होगा कि यस, इफ देयर वाज इंटेंशन एंड देयर वाज एक्टस, ऑब्वियसली मर्डर इज कंप्लीट। यहां तक मोटिव का कोई रोल नहीं होगा, पूरे क्रिमिनल लॉ मोटिव का कोई रोल नहीं है। so far as so far as the constitution of the crime itself, motive is irrelevant। यदि अपराध के
का अपराध के होने की दशा में मोटिव का कोई रोल नहीं होता है, अपराध हुआ या नहीं हुआ इस प्रश्न का उत्तर देने में मोटिव का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मालविका, क्लियर है ये बात कि मोटिव का यूज किया ही नहीं जाएगा अगर प्रश्न ये होगा कि एक्स ने वाई को मारा या नहीं मारा, और क्रिमिनल लॉ यहीं तक बात करता है। मोटिव इज इररिलेवेंट सो फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्राइम। बट अब प्रियंका ध्यान सुनो, मैंने एक्स को मार डाला, मैंने वाई को मार डाला, इस प्रश्न के लिए मोटिव का कोई रोल नहीं है। हाँ, मैंने मार डाला, इंटेंशन साबित हो गई, एक्टस रेस साबित हो गया, मुझे मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया। रुको अब ध्यान सुनो, बट मोटिव बिकम्स रिलेवेंट, वेरी वेरी मच रिलेवेंट। अभी जब हम लोग सीआरपीसी पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे इस पर। मोटिव बिकम्स वेरी मच रिलेवेंट इन केस द क्वेश्चन arises about the question arises about the amount of the punishment। क्या अपराध करने के बाद जो असली खेल है कि अपराधी तो मैं मर्डर का ही हुआ, ध्यान से सुनो, अपराधी तो मैं मर्डर का ही हुआ, लेकिन मुझे पनिशमेंट कितनी मिलेगी यह बात तय नहीं है, क्योंकि जनरली आईपीसी क्या करता है, जनरली आईपीसी प्रोवाइड्स द मैक्सिमम पनिशमेंट, बट व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट दैट इज लेफ्ट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। जनरली आईपीसी में क्या किया गया है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसके बारे में बताया गया कि अधिकतम सजा ये हो सकती है, बट सो फार एज द मिनिमम पनिशमेंट इज द कंसर्न दैट इज जनरली नॉट प्रोवाइडेड इन द आईपीसी, बट later on due to some development of criminal law in certain offenses, yes, minimum punishment is also provided, but that is the exception, it is not a rule. Still the situation is by far the same, that in any case offense provides the maximum punishment. It is at the discretion of the court that what should be the punishment। मैक्सिमम से ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन मिनिमम कोर्ट के ऊपर छोड़ा गया है। यहीं पर मोटिव का रोल शुरू हो जाएगा। जब सवाल इसका होगा कि मर्डर हुआ, हाँ हुआ, तो कोर्ट अब जब तय हो गया ना मैंने मर्डर किया, बस बात खत्म हो गई, अब मर्डर किया है, अब मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो दूसरा इस पर अब जो अलग ट्रायल चलेगा वो इस पर चलेगा कि साहब इनको कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो जो मेरा एडवोकेट होगा वो क्या कहेगा, साहब बहुत कम पनिशमेंट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मोटिव का। तो मेरा जो एडवोकेट है वो ये कहेगा कि साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, तो कोर्ट कहेगी ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि मर्डर भी कर देते हैं ये। तो वो कहेगा नहीं नहीं साहब, हैं बड़े अच्छे आदमी, ये तो जा रहे थे, सामने वाले ने बार बार इन्हें गाली दी और वो सारे मोहल्ले को गाली देता था, फिर इनके सामने ही एक, मान लीजिए कि एक ओल्ड एज आदमी था, उससे बदतमीजी की, इन्होंने मना किया तो इनसे भी बदतमीजी, तो ये गुस्से में आ गए और पास में डंडा पड़ा था, उसी से उसके सर पे 4 डंडे लगा दिए, मर गया वो। मर्डर तो मैंने किया ना, हाँ, लेकिन यहाँ पर मेरा मोटिव जो है शायद उतना खराब नहीं था, तो जो पनिशमेंट होगी मुझे वो हो सकता है कि 3 साल की दे दी जाए, 4 साल की दे दी जाए, 5 साल की दे दी जाए, जैसा कोर्ट समझे। तो मोटिव इज अ वेरी रिलेवेंट फैक्टर सो फार एज अमाउंट ऑफ पनिशमेंट इज कंसर्न। और खराब मोटिव होगा तो पनिशमेंट ज्यादा भी मिलती है। जैसे मैंने मर्डर किया, सेम वही सिचुएशन, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी, कोर्ट में मेरे ऊपर केस चला और मुझे मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया। अब जब पनिशमेंट की बारी आई तो मेरा वकील कहेगा साहब इनको बहुत कम पनिशमेंट दीजिएगा, कोर्ट कहेगी क्यों कम पनिशमेंट दें, तो मेरा एडवोकेट कहेगा साहब अभी देखिए अभी तो बहुत बुढ़े नहीं हुए हैं, इनकी फैमिली भी है, पढ़ाने का काम करते हैं, ये सब बातें होंगी ना। तो जानते हो अपोजिशन का एडवोकेट क्या कहेगा, वो कहेगा रुक जाइए साहब जरा सुनिए, ये कितने सभ्य हैं ये भी जान लीजिए, इन्होंने मारा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने इससे पहले भी 2 बार क्राइम किया था, चोरी करते थे ये या ड्रग बेचते थे। एक्स ये बात जान गए थे, एक्स ने कहा मैं जाऊंगा पुलिस को बताऊंगा कि तुम ड्रग्स सप्लाई करते हो टीचिंग के नाम पे। इन्होंने कहा अच्छा,
अगर तुम जाओगे पुलिस के पास तो तुम देखना तुम्हारा क्या हाल करते हैं। साहब हो गया पुलिस को बताने, जब लौट रहा था तो इन्होंने उसको सर पे गोली मार दी। तो ये कितने दुष्ट हैं कि ड्रग्स भी बेचते थे और उसको गोली भी मार दी ताकि इनके उस क्राइम का पता न चल पाए। अब ऐसे में मेरा मोटिव जो है वो बड़ा खराब मोटिव है। ऐसे में मुझे जो पनिशमेंट मिलेगी वो हाईएस्ट पनिशमेंट मिल सकती है। द मैक्सिमम पनिशमेंट कैन बी अवॉर्डेड टू मी। पनिशमेंट दे सकती है ना कोर्ट ऐसे में मुझे। आप समझ में आ रहा है कि मोटिव का रोल कहां पर आ सकता है। मोटिव का रोल क्या होता है क्रिमिनल लॉ में। ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जब आपसे पूछा जाए कि मोटिव का रोल बताइए तो मोटिव का रोल बता दीजिएगा। सो फार एज constitution of crime is concerned, motive is irrelevant. But when a person is convicted and the question rises about the punishment, the amount of punishment to that guilty person, in that case, motive plays very important role. A good motive may reduce the amount of the punishment, and a bad motive may increase the amount of punishment, and it may extend to the maximum amount of prescribed punishment. सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वेरी गुड। तो हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। देखिए कुछ बच्चे चले गए, उसका रीजन है कि वो या तो क्लासेस करते हैं कहीं, या हो सकता है वो जॉब में भी हो कहीं, मुझे मालूम है तो मुझे जाने दीजिए। हम अपनी क्लासेस कम ही छोड़ेंगे। अच्छा लिखिए जरा जल्दी से डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। अच्छा एक मिनट, मैंने आपसे क्या हेडिंग क्या डलवाई थी कि वेदर द, हाँ हाँ, अ, अरे रुको आयुषी, हेडिंग क्या डलवाई थी कि वेदर मोटिव इज अ एलिमेंट ऑफ क्राइम, यही तो लिखवाया था शायद। इज अ रिलेवेंट एलिमेंट ऑफ क्राइम, ऐसा ही कुछ लिखा होगा हेडिंग। लिख लीजिएगा नो, मोटिव इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्राइम। हाँ, मोटिव इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। मोटिव इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। प्रियंका अभी तक तो समझ में आ रहा है ना बच्चे। पढ़ा तो है आपने पहले भी आईपीसी वगैरह। मैंने पढ़ाया था क्या प्रियंका, हम लोगों ने पढ़ा था साथ में। नहीं नहीं शायद नहीं पढ़ा था। हम्म, खैर चलिए अब अगली हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन। अरे वाह, तब तो तुम्हें सब आता है इसका मतलब। डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव, जल्दी से लिखिए डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। शुरू भी लिखती जाना। अच्छा, मोटिव और इंटेंशन के बीच में अंतर पहला लिखिए, फर्स्ट लिखिए मोटिव इज, मोटिव इज समथिंग, motive is something which 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 is the base of intention, which is the base of intention, is a base of intention, base of intention। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखो इट इज द रीजनिंग ऑफ द इंटेंशन, इट इज द रीजनिंग ऑफ सच इंटेंशन, इट इज द रीजनिंग ऑफ सच इंटेंशन। मतलब मोटिव क्या है, हेतु क्या है, यह इंटेंशन का कारण है, यह इंटेंशन का आधार है। अगला लिखो
motive gives the answer. Motive gives the answer of of a question कोट करके लिखना, why a particular offense was committed. Why a particular offense was committed. Why a particular offense was committed. मोटिव इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर देता है, इस प्रश्न का कि 10 मिनट, इस प्रश्न का उत्तर देता है कि आखिरकार क्यों ये इंटेंशन बनाई गई, क्यों ये इंटेंशन क्रिएट की गई, क्यों ये ऑफेंस किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, मोटिव इज सब्जेक्टिव वेयर एज इंटेंशन इज ऑब्जेक्टिव। मोटिव इज सब्जेक्टिव वेयर एज इंटेंशन इज ऑब्जेक्टिव। जो मोटिव है वह सब्जेक्टिव है और इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्टिव है। मोटिव क्या है, सब्जेक्टिव है, इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में अंतर समझते हो सभी लोग? यस प्रियंका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सब्जेक्टिव का मतलब होता है विच कैन बी जज्ड बाय एवरीवन, बाय अ पर्सन हिमसेल्फ। जैसे मैं आपको कई बार एग्जांपल देता हूं, मुझे रेड कलर पसंद है, आपको ब्लू हो सकता है, किसी का येलो हो सकता है, किसी का ग्रीन हो सकता है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता, ये हमारा सब्जेक्टिव है। लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने कहा प्रियंका इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, अब प्रियंका गुड स्टूडेंट है तो मेरा सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता है ना, ये तो गुड का रीजन बताना पड़ेगा। तो मैं प्रियंका की क्वालिटीज बता दूंगा, मैं कहूंगा कि ये प्रियंका बहुत जेन्युइन है, प्रियंका बहुत कुछ 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 10-12 चीजें बता दूंगा मैं, अच्छी अच्छी, हो गया। सब कहेंगे पंक्चुअल है और कुछ और तुम्हारी तारीफ कर देंगे प्रियंका, समझ रही हो? तो सब कहेंगे हाँ हाँ प्रियंका इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, तो सभी कह देंगे। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। सब तारीफ करें, ऑब्जेक्टिव है। और हर माँ का के लिए उसका बच्चा सबसे अच्छा है, ये सब्जेक्टिव है। हमारा लड़का सबसे अच्छा है, काय अच्छा है भाई, माँ से पूछोगे मार खा जाओगे। उसके लिए उसकी बेटी दुनिया में सबसे सुंदर है, सारी लड़कियां उससे कमजोर हैं, बाकी सब तो एकदम किसी लायक नहीं है। उसकी लड़की स्वर्ग की अप्सरा है, उसका बेटा दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है, उसने कभी कोई अपराध नहीं किया, उस मतलब सबसे बढ़िया, समझ रहे हैं? तो ये सब सब्जेक्टिव चीजें। चलिए जी आगे देखें, मोटिव मे बी गुड और बैड। मोटिव may be good or bad depending on the prevailing values of the society. Motive may be good or bad depending on the prevailing values of the society. Motive may be good or bad depending upon the prevailing values of the society. Prevailing values of the society. लिखा, फुल स्टॉप देके आगे लिखो, whereas comma intention is neither good nor bad. Intention cannot be good or bad. नेक्स्ट लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, मोटिव इज इररिलेवेंट। मोटिव इज इररिलेवेंट। मोटिव इज इररिलेवेंट while liability is concerned. While liability is concerned, motive is irrelevant while liability is concerned. जल्दी जल्दी देखते जाओ, but it may be relevant factor, but it may be relevant factor in 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 enhancing or reducing the sentence. Enhancing or reducing the sentence.
enhancing or reducing the sentence, enhancing or reducing the sentence. एग्जाम्पल लिख लो. A person is liable for theft a person is liable for theft whether he steals bread from the shop, steals the bread from the shop to satisfy his hunger, and he is liable for theft also if मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, if he takes the valuable ornaments from a jewelry shop. Full stop. However, comma, the amount of punishment in both these cases shall be different depending upon motive of the person. कुछ नहीं, हिंदी में सुन लीजिए इसको. एक व्यक्ति चाहे वो ब्रेड की दुकान से भूख के कारण ब्रेड चोरी कर ले, तब भी वह चोरी के लिए ही उत्तरदायी होगा. चाहे वो जाए और किसी सुनार की दुकान से सोने और चांदी के गहने, कीमती गहने चुरा ले, दोनों ही केसेस में वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? चोरी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा. किंतु दोनों केसेस में पनिशमेंट डिफरेंट हो सकती है. पनिशमेंट में भी डिफरेंट इन बोथ दिस केसेस डिपेंडिंग अपॉन द मोटिव ऑफ द पर्सन. हो सकता है कि सामान्य ब्रेड चोरी के लिए कोर्ट उसको मिनिमम पनिशमेंट की सजा दे, और मिनिमम पनिशमेंट 1 दिन का भी हो सकता है, क्योंकि चोरी की जो मैक्सिमम पनिशमेंट आईपीसी में दी गई थी वो 3 साल की थी, सामान्य चोरी. तो यहां पर उसको 1-2 दिन की चोरी की 1-2 दिन का पनिशमेंट दे सकती है. समझ में आई बात? लेकिन अगर तुम पूरी की पूरी दुकान साफ कर देते हो तो हो सकता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, जो कि 7 साल का भी हो सकता है, वो भी दे सकती है. 3 साल का होगा 3 साल का दे देगी. तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ पनिशमेंट डिफरेंट होगा, लेकिन उत्तरदायी दोनों ही केस में रिस्पॉन्सिबल किस बात के लिए होगा? व्यक्ति चोरी के लिए ही होगा, पर पनिशमेंट डिफरेंट होगी, हो सकती है डिपेंडिंग ऑन मोटिव. ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो कितनी पनिशमेंट देना चाहती है. विद दिस मैं इसको खत्म करता हूं, और अभी मैं आपके कोई क्वेश्चन भी नहीं लूंगा. अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो कल की क्लास में आप मुझसे पूछ लीजिएगा. ठीक है? मेरी मम्मी बहुत देर से वेट कर रही है कि मैं क्लास को खत्म करूंगा, तो अब मैं इसको खत्म करता हूं. चलिए जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल कोऑपरेशन. ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के आंसर आप सभी लिखेंगे. और थैंक यू आयुषी, आपने अभी तुरंत मैंने देखा ग्रुप में भेज दिया, पर उससे काम चलेगा नहीं, आप आंसर्स लिख करके भी भेजेंगे मुझे. आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. सो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. थैंक यू वेरी मच. प्रियंका टेक केयर. हर्ष चलो भाई ठीक है.